हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएसई मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट ऑपरेशन टॉपिक रनिंग है और सेट ऑपरेशंस में बहुत सारे ऑपरेशंस है। सेट यूनियन है, सेट इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट है, सेट डिफरेंस है, सिमेट्रिकल डिफरेंस है। ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम केवल दो सेट ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है सेट यूनियन एंड सेट इंटरसेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेट यूनियन की अगर बात की जाए तो सेट यूनियन दो सेट का एक एडिशन का कॉन्सेप्ट लाता है। इसको हम लोग लॉजिकली और भी यूज करते हैं और के टर्म में। जो यूनियन होता है ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए, इन बी और इन बोथ ए एंड बी, उसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है सर? तो सेट यूनियन में वैसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए के हो सकते हैं, बी के हो सकते हैं और ए बी दोनों के हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स। आपको कैसे पढ़ना है हमने बताया है। सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म हमने आपको सेट रिप्रेजेंटेशन में बताया है। ठीक है, तो जब भी सेट यूनियन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना जरूरी हो जाता है। तो सेट यूनियन में सेट के कैसे एलिमेंट्स होंगे? वैसे एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए में भी होगा, सेट बी में भी होगा और सेट ए बी दोनों में भी होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट भी होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आपके लिए हो सकता है। सपोज करो सेट ए 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 एंड 13 है। ऐसे ही सेट बी 13, 14, 15 है। ठीक है, ये डबल यहाँ पर आ गया है। तो इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो ये सारे तो होंगे 10, 11, 12, 13। ठीक है, ऐसे ही 13, 14, 15 सेट बी में है। ठीक है, तो 13 तो हमने लिख लिया है, तो 13 हम फिर से क्यों लिखें? तो 13 को नहीं लिखेंगे, 14 और 15 ये हो जाएगा ए यूनियन बी का एलिमेंट। ओके, तो हम लोग दो सेट का यूनियन कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं और एग्जांपल्स हम आपके सामने रखते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। कोई सेट ए है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ओके, ऐसे ही कोई दूसरा सेट है बी, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 6, 8, 10, 12, 13। ओके, और हमसे पूछा जाएगा कि ए यूनियन बी बताइए आप, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले किसी एक सेट के सभी एलिमेंट को हम लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब दूसरे सेट के वैसे एलिमेंट को हम लिखेंगे जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो देखो 6 को क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि 6 को हमने लिख लिया है। 8 को भी नहीं लिख सकते, 8 लिख लिया है। 10 को भी नहीं लिख सकते क्योंकि 10 हमने लिख लिया है। 12 नहीं है हमारे यूनियन में और 13 नहीं है। तो ये हो गया ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। ओके, तो यूनियन के कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पर एक वेन फॉर्मूला आपके पास है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में पूछा जाए, ठीक है, सपोज करो कोई सेट ए दे दिया गया, सेट बी दे दिया गया और पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो आप आसानी से ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को नोट करोगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को नोट करोगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को नोट करोगे। ठीक है, तो सर ये क्या नया चीज़ आपने लिख दिया, ये तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो इसके बाद इंटरसेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, हम लिख देंगे कितने सेट हैं, 2, 4 और 5। यहाँ पर 5 एलिमेंट हैं ए में। बी में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 है। और माइनस क्या कर दोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। तो इंटरसेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय ये भी हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है भाई। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन होते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट कितने हैं, तो 6, 8 और 10, 3 कॉमन एलिमेंट हैं, तो -3 हो जाएगा, 5 + 5 - 3, ओके। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 7, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी विल बी 7। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, ओके। फॉर्मूला हमारा सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ए यूनियन बी का, मतलब सेट यूनियन का, ठीक है। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग आगे क्या कॉन्सेप्ट है सर उसको देखते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। कोई भी सेट ए है उसको हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दूसरा सेट बी है उसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, उन दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे तो हमने सेट का ओवरलैपिंग कर दिया, और ये जो ओवरलैपिंग है दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये ओवरलैपिंग, इसी को जब इंटरसेक्शन अभी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यूनियन में वैसे ही एलिमेंट होते हैं जो इस पूरे एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ए के सेट को और बी के सेट के एलिमेंट को पूरा लिख दें तो जो कॉमन एलिमेंट है वो तो 2 बार नोट हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग एक बार ये जो इंटरसेक्शन है कॉमन एलिमेंट है उसको माइनस करते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो कुछ इस तरह का वेन डायग्राम होता है ए यूनियन बी का, ओके। अब हम लोग सेट इंटरसेक्शन को समझते हैं कि सेट इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। तो देखो, सेट इंटरसेक्शन दो सेट का वैसे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो कि दोनों सेट में कॉमन है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कॉमन एलिमेंट्स सेट इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी is a set of elements which are in both A and B, ओके। मतलब जो एलिमेंट सेट A में भी है और सेट B में भी है, मतलब ये कॉमन है, उस वही सेट इंटरसेक्शन का एलिमेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं A इंटरसेक्शन B कुछ इस तरह के सिंबल से, एंड इट इज सेट ऑफ ऑल x वेयर x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। सेट यूनियन में क्या था, ये और था, ठीक है। लेकिन सेट इंटरसेक्शन में यहाँ पर लॉजिकली ये एंड होता है। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे और यूज करोगे, ठीक है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। लॉजिकली एंड कंटेन्स इन विच टाइप ऑफ सेट ऑपरेशन, तो सेट इंटरसेक्शन में यूज किया जाता है। ऐसे ही लॉजिकल और इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन, तो सेट यूनियन में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं लगातार। तो सेट इंटरसेक्शन का कुछ ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कोई सेट ए है 11 12 13 एलिमेंट के साथ और सेट बी है 13 14 15 एलिमेंट के साथ, तो पूछा जाता है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो इंटरसेक्शन के लिए तो बहुत ईजी है, सर ने बताया है कि जो एलिमेंट कॉमन है उसको आप देख लो, वही एलिमेंट सेट इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। तो इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, और कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, मतलब कि केवल सेट इंटरसेक्शन में 13 एलिमेंट होगा। तो हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, 13, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके साथ, एक और एग्जाम्पल, और थोड़ा सा इससे हम बड़ा सेट लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल सेट हो गया। तो सपोज करो कोई सेट P है और दूसरा सेट Q है, ओके। सेट P है और दूसरा सेट Q है। जो सेट P है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक है। और सेट Q जो है वो है सेट ऑफ ऑल होल नंबर, ओके। इतना क्लियर है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। और यहाँ पूछा जा रहा है सेट P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, या फिर एक और क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। सपोज करो कोई सेट R है। देखो हमेशा सेट को कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है, तो इसीलिए हमने कैपिटल को यूज किया है, ठीक है। सेट R है, सेट R में 5
10, 11, 13, 21, 61। ठीक, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। देखो ये मैं नंबर ले रहा हूँ, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ बाबू, ठीक है। यहाँ पर ABCD हो सकता है, कोई आर्टिकल का नाम हो सकता है, आपके कमरे में जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्ट का, पेन, बुक, नोटबुक, स्टैंड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए बार बार नंबर्स ले रहा हूँ। आपके एग्जामिनेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें यूज किया जा सकता है, ओके। दूसरा सेट है S, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 21, 3, 5, 7, 9, 13, 17, ठीक है। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है कि फाइंड R इंटरसेक्शन S क्या होगा, ठीक है। यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें सेट R और सेट S में क्या पता करना है, हमें पता करना है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटरसेक्शन के एलिमेंट कहे जाते हैं। तो देखो कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। 5 सेट R में है, इसमें है क्या, है, तो एक कॉमन एलिमेंट हो गया क्या, एक कॉमन एलिमेंट हो गया हमारा 5। 10 सेट R में है, S में नहीं है। 11 सेट R में है, सेट S में नहीं है। 13 R में है, सेट S में है क्या, है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा इंटरसेक्शन का। बस कॉमन एलिमेंट हमें ढूंढना है। ऐसे 21 है क्या, नहीं है। 61 है, हाँ 21 है यहाँ पर, तो 21 भी कॉमन एलिमेंट हो गया। 61 है क्या, नहीं है। तो जो R और S के कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन एलिमेंट होंगे। तो R इंटरसेक्शन S क्या आ जाता है आपके पास, ये आ जाता है 5, 13 और 21, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 1 में सेट P जो है ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड n, ठीक है। ऐसे ही Q कौन सा सेट है, तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 डैश 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 n, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाएगा P इंटरसेक्शन Q क्या है सर, तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में 0 को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो कॉमन हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 डैश 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 n, जितने भी नंबर्स हैं आगे इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट लिख सकते हो यहाँ पे। ये हो जाएगा क्या, इंटरसेक्शन। और ये जो सेट ऑफ नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आपको P इंटरसेक्शन क्यों पूछा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपके ऑप्शंस में कुछ इस तरह का आंसर हो सकता है, आपके ऑप्शन में कुछ इस तरह का आंसर हो सकता है, या आपके ऑप्शन में कुछ इस तरह का भी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर हो सकता है, ओके। सेट ऑफ ऑल एक्स, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी आपको हो सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमने बताया है, लेक्चर नंबर 2 में शायद होगा। तो अगर आपने नहीं उसको देखा है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है सेट इंटरसेक्शन और सेट यूनियन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो लेक्चर को देख लोगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है और इसमें कहीं से भी कुछ समझने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। फिर से मैं लगभग 2-3 वीडियो लेक्चर के बाद आपको रिमाइंड कराता हूँ, जब भी आप वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो तो आपका नोटबुक आपके सामने होना चाहिए, आपका पेन आपके हाथ में होना चाहिए और लेफ्ट हैंड आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो चलते हुए अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हो तो आप स्पीड कम करके वीडियो को देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो, ठीक है। हमेशा वीडियो को देखते समय आप वीडियो लेक्चर को नोट्स भी तैयार करते रहोगे, ठीक है ना। ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। अभी एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट ही
एक्चुअल स्टडी करते हैं, मतलब कि उसका जो एक्यूरेसी है वो 50% ही है, मतलब 50% बच्चे ही पास कर पाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले। तो वो 50% बच्चे जो फेल कर जाते हैं वो कैसे बच्चे हैं, तो वो लेट करके आराम से बिछावन पर मोबाइल लेकर के देखते रहेंगे वीडियो लेक्चर, फिर मन में कुछ ख्याल आएगा, यूट्यूब पे चले जाएंगे, अपना कुछ शॉर्ट्स देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे, कुछ अपना गेम खेलेंगे और डेविएट हो जाएंगे। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर को पढ़ो, टेबल पे बैठ जाओ या अपना जो भी स्टडी टेबल है, नोटबुक लो, पेन लो, उसके बाद ही वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। ये आइडियोलॉजी को आप यूज करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ ले पाओगे, ठीक है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाकी फॉरेन में जो भी है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब का रिपोर्ट बहुत अच्छा है। जो बच्चे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, वहाँ 99.99% बच्चे पास करते हैं, सक्सेस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। तो ये जो है आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और कुछ इस तरह से स्टडी करना चाहिए। आपका टाइम बहुत कीमती है और इस टाइम को यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी से 4 या 5 साल बाद जब आपका एज होगा तो उस समय आपको आपका ब्रेन का एफिशिएंसी उतना नहीं हो पाएगा जितना अभी है। तो इसका जितना फ़ायदा उठाना है आप अभी उठा सकते हो, क्योंकि बाद में ये ब्रेन जो है धीरे धीरे स्लो होता चला जाएगा, आपको आलसी बनाता चला जाएगा। तो चलिए सेट इंटरसेक्शन को हम कंक्लूड करते हैं। सेट इंटरसेक्शन में ये सेट ए है और ये सेट बी है, ओके। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला रीजन जो है, ये दोनों सेट का कॉमन रीजन है, ओके। ये दोनों सेट का कॉमन रीजन है और इसी कॉमन रीजन को हम क्या कहते हैं, इस कॉमन रीजन को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ए इंटरसेक्शन भी कुछ ऐसा होता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार आते हैं, मतलब आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा रिवीजन करते रहोगे डेली, तो आसानी से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हो। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस का A to Z मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हो वहाँ आपको डेटाबेस में एलिमेंट डेटा को यूज करना पड़ सकता है। आप किसी प्रोग्रामिंग में जैसे सी, जावा, C++ पढ़ रहे हो, वहाँ एरे लिंक्ड लिस्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर भी डेटा को आप सेट के फॉर्म में ही लोगे और सेट पे ऑपरेशन करोगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाएंगे, जो आपको C++ पढ़ाएंगे, जो जावा पढ़ाएंगे, वो ये सारे कॉन्सेप्ट को नहीं बताएंगे। उनको ये मालूम होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीज़ें जो है बच्चे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।